नमस्कार। सप्तऋषि यूट्यूब चैनल पर साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको 1 से लेकर के 6 भाव तक शुक्र के बारे में बताऊंगा। लेकिन 1 से लेकर के 6 भाव में, जन्मपत्री के 1 से लेकर 6 भाव में जो शुक्र बैठा होता है तो क्या क्या फल देता है, किस किस भाव में क्या फल देता हो जाता है, चाहे वो राशि कोई सी भी हो। तो मैं सबसे पहले शुक्र के बारे में थोड़ा परिचय दे दूं, इसके बारे में थोड़ा बता दूं आप लोगों को, ताकि समझने में आगे आसानी रहेगी। स्त्री की कुंडली में शुक्र का संबंध पति से है और पुरुष की कुंडली में शुक्र का संबंध पत्नी से होता है। शुक्र जो है सेक्स का कारक है। पति पत्नी के बीच में जो आपसी संबंध होते हैं उनका कारक शुक्र ही ग्रह होता है। शुक्र अगर राहु से संबंध हो, क्योंकि राहु छाया ग्रह है, शेडो प्लेनेट है और शुक्र का परम शत्रु भी है। अगर राहु का संबंध शुक्र से हो तो लक्ष्मी और परिवार सुख समाप्त हो जाता है। लक्ष्मी मतलब धन और पारिवारिक सुख यानी पति पत्नी, पत्नी का सुख समाप्त हो जाता है। तो शुक्र का राहु से संबंध नहीं होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है पत्नी मरी जाए, कई बार राहु शुक्र की वजह से लेट विवाह होते हैं। मतलब किसी न किसी रूप में राहु जो है अगर साथ है शुक्र के तो कोई ना कोई परेशानी शुक्र के लिए खड़ी करके ही रखेगा। अगर जन्मपत्री के अंदर शुक्र जो है शत्रु राशि में बैठा हो, शत्रु राशि कोई भी हो सकती है, किसी भी शत्रु ग्रह की राशि, जो ग्रह शुक्र का शत्रु है अगर उसकी राशि में शुक्र बैठा है और उससे आगे वाले भाव में अगर राहु बैठा है तो भी शुक्र और राहु की युक्ति का ही फल मिलेगा। तो भी जो है शुक्र और राहु की युक्ति का ही फल मिलेगा। समझ गए आप? अगर जन्मपत्री के अंदर शत्रु राशि के अंदर राहु केतु को छोड़ करके बाकी ग्रहों का जिनका शुक्र शत्रु बनता है, शत्रु नरसंगी शत्रुता है जिनसे, अगर उस राशि के अंदर शुक्र है और शुक्र से आगे अगर राहु है तो भी वो एक भाव में ही माने जाएंगे एक तरह से, यानी शुक्र राहु की युक्ति का ही फल मिलेगा। और इस अवस्था में शुक्र खराब ही होगा। शुक्र को किसी न किसी प्रकार से लक्ष्मी, परिवार, कोई ना कोई तकलीफ, मुसीबत, लेट मैरिज, यानी कोई ना कोई परेशानी जरूर आएगी जीवन में। ये अलग अलग घर पे बैठने पर भी एक साथ फल देते हैं अगर शत्रु राशि का शुक्र बैठा है तो और आगे राहु है तो। शुक्र मिट्टी है, लाल किताब में भी शुक्र को मिट्टी माना है और पाराशर्य में मिट्टी माना है। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी भी शुक्र को जो है मिट्टी मानती है। जेमिनी न्यूट्रल रहती है इस मामले में, लेकिन फिर भी वो जमीन मानती है। कहीं कहीं जगह उसने केंद्राव साहब ने जमीन का उल्लेख किया है। तो शुक्र मिट्टी है और हमारा शरीर मिट्टी से बना है। हमारा शरीर का जो स्ट्रक्चर के ढांचे के 108 हड्डी के ऊपर जो चमड़ी है वो चमड़ी मिट्टी की बनी हुई है, गीली मिट्टी की एक तरह से। अगर शुक्र किसी भी तरह से खराब हो रहा हो, शुक्र जो है किसी भी तरह से बुरी तरह खराब हो रहा हो तो आदमी के चर्म रोग होने की संभावना रहती है। आप जन्मपत्री में अगर चर्म रोग ढूंढें तो शुक्र को देखें, और चूंकि पक्का भाव शुक्र का 7वां भाव है, अगर 7वां भाव और शुक्र दोनों पीड़ित हैं तो उस व्यक्ति के निश्चित रूप से चर्म रोग होंगे। 7th हाउस और शुक्र अगर दोनों पीड़ित है, मतलब पीड़ित हो गए किसी भी तरह से, तो उस व्यक्ति के चर्म रोग पाया जाएगा।
शुक्र को कामधेनु गाय माना गया है। शुक्र को जो है गाय की उपाधि दी गई है। गाय भारतीय संस्कृति में पूजनीय मानी गई है और सभी जानवरों से श्रेष्ठ जानवर माना गया है गाय को पूजनीय मान करके। जब लाइटें नहीं थी, लाइट का आविष्कार नहीं हुआ था, तो गाय जो बछड़ा जन्म देती थी उसके माध्यम से ही खेती होती थी और उसके माध्यम से ही खेतों में सिंचाई होती थी। तो इसलिए गाय का स्थान सर्वप्रथम माना गया है सभी जानवरों के अंदर। और गाय को जो है देवी के रूप में, एक तरह से कामधेनु गाय के रूप में माना गया है, जो सब इच्छाओं को पूरा करती हो, जीवन की सभी आवश्यक इच्छाओं को पूरा करती हो, वो कामधेनु गाय होती है। और गाय को ये उपाधि प्रदान की गई है। अगर शुक्र किसी भी तरह से खराब हो रहा हो तो व्यक्ति को जो है गाय को चारा डालना चाहिए। गाय को हरा चारा प्रतिदिन डाले, बगैर किसी एब्सेंट के रोजाना चारा डालें, तो उससे शुक्र का जो दुष्प्रभाव है, जिसकी वजह से शुक्र खराब हो गया है, वो दुष्प्रभाव गाय को चारा डालने से दूर होगा या गौशाला में दान करने से दूर होगा शुक्र का बुरा प्रभाव। शुक्र को लक्ष्मी भी माना है। नाड़ी में शुक्र को धन माना है और धन लक्ष्मी है। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में शुक्र को धन माना है और धन लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी की पूजा आराधना करने से भी जो है शुक्र के फल में वृद्धि होती है। अगर वो किसी तरह से खराब हो रहा है तो हमें शुभता प्रदान करता है। शुक्र हमेशा रात्रि के अंदर ही प्रभावशाली रहता है, क्योंकि यौन कीड़ा, सेक्स अधिकतर रात्रि में ही होता है, कम से कम मानव का। तो रात्रि में शुक्र को जो है बलवान माना गया है। शुक्र के बारे में मैं एक बात और बता दूं आपको कि पति पत्नी जिस कमरे में सोते हों उसमें सूर्य का प्रकाश नहीं आना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, दिन के समय में पति पत्नी को आपस में नहीं बोलना चाहिए। दिन के उजाले में विवाह उपरांत पति पत्नी को नहीं बोलना चाहिए। इससे शुक्र का बचाव होता है और शुक्र बलवान रहता है। वरना दिन में बोलेंगे तो सूर्य आगे हो जाएगा और पत्नी के स्वास्थ्य में गड़बड़ी होना शुरू हो जाएगी। तो शुक्र जो है, अगर रात्रि को ही पत्नी से बोलना चाहिए, दिन में पत्नी से नहीं बोलना चाहिए। दिन के उजाले में, अगर दिन के उजाले में कोई व्यक्ति पत्नी से बोलता है तो पत्नी के स्वास्थ्य में गड़बड़ होने के पूरे चांस हैं। लंबे समय में जाकर के पत्नी के स्वास्थ्य में गड़बड़ हो जाती है। और मैं शुक्र के पहले घर का प्रभाव बताऊंगा कि कालपुरुष की कुंडली में प्रथम भाव में अगर शुक्र हो लगन के अंदर तो उसका क्या फल होगा। कालपुरुष की कुंडली में पहले भाव में शुक्र बैठा हो तो उसका क्या फल होगा। शुक्र पहले होकर शनि से संबंध बना रहा हो या शनि की राशि में बैठा हो, पहले भाव में पहले लगन के अंदर शुक्र बैठ करके शनि के साथ बैठा हो या शनि की राशि में बैठा हो, तो 16 साल से लेकर के 36 वर्ष में पर स्त्री के प्रेम में दीवानों जैसी स्थिति हो जाती है आदमी की। 16 साल से लेकर के 36 साल की उम्र में अगर शनि के साथ हो या शनि की राशि में बैठा हो लगन में शुक्र, तो दीवानों जैसी स्थिति हो जाती है 16 साल से लेकर 32 साल तक। दिल दिमाग बेकाबू हो जाता है। सेक्स इतना चढ़ जाता है दिमाग के अंदर कि दिल दिमाग बेकाबू हो जाता है और स्त्री के लिए अपना मान सम्मान ईमान सब कुछ बेच देता है।
तो पहले भाव का शुक्र का फल है, लेकिन शनि के साथ होना चाहिए या शनि की राशि में होना चाहिए, तभी यह फल आएगा। 16 से 36 वर्ष परिस्थिति के प्रेम के संबंध में दीवानों जैसी स्थिति हो जाती है 16 से 36 वर्ष तक, और दिल दिमाग बेकाबू हो जाते हैं, दिमाग में सेक्स का भूत सवार हो जाता है, और दूसरी स्त्री के लिए, पराई स्त्री के लिए अपना ईमान तक बेच देता है, अपना मान सम्मान ईमान सब कुछ बेच देता है। ये पहले घर का फल है। अगर पहले ही घर में अगर शनि उत्तम है, पहले यदि शनि उत्तम हो, कहीं पर भी 12 खानों में शनि अच्छा बैठा हो और शुक्र लगन में हो, तो आदमी की अपनी खुद की कमाई जो है शादी से पहले होगी। आदमी की खुद की कमाई जो है शादी आरंभ होने से पहले उसकी शादी हो जाएगी, यानी कमाई शुरू नहीं करेगा, इससे पहले उसकी शादी हो जाएगी। कमाएगा बाद में, पहले वो शादी करेगा। अगर शनि कहीं भी लगन 12 खानों में कहीं भी शुभ बैठा है और लगन में शुक्र है, तो कमाएगा तो बाद में वो आदमी, पहले उसकी शादी होगी। ये पहले घर का शुक्र का फल है। दूसरा शुक्र का फल आता है पहले घर का शुक्र एक के समय यदि राहु साथ में हो, शुक्र एक हो तो पहला शुक्र बैठा होगा तो केतु के साथ होगा निश्चित रूप से, तो व्यक्ति की पत्नी या पति पर बुरा असर पड़ता है। सातवां राहु होगा, पहले घर में शुक्र हो और सातवां राहु हो, तो पति और पत्नी की बुरा असर पड़ता है। बुरा असर पड़ता है। एक ही समय राहु साथ में हो तो पत्नी की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। पत्नी की सेहत खराब रह सकती है सातवें राहु की अवस्था में, उसको मानसिक रोग भी हो सकता है। सातवां राहु हो और लगन में शुक्र हो तो उसको मानसिक रोग भी हो सकता है। किन्हीं हालातों में तलाक तक की स्थिति भी बन सकती है। कई बार देखा गया कि राहु की महादशा चल गई तो पति की मृत्यु हो जाती है या तलाक तक हो जाता है। शादी होने से पहले ही कमाने से पहले ही पति की शादी हो जाती है, कमाई आरंभ करने से पहले अपने जीवन की, और उसकी पत्नी जो है घर पर राज करती है, यानी हुक्म चलाती है। कमाई शादी पहले होती है, कमाई बाद में आरंभ होती है, और उसकी पत्नी घर पे राज चलाती है। शुक्र एक के समय यदि शनि मंदा हो, शुक्र एक पहला घर में बैठा हो और शनि किसी भी तरह से खराब हो रहा हो कहीं पर भी, और खूबसूरत शुक्र एक के समय शनि मंदा हो तो औरत खूबसूरत होती है। जब तक कि औरत जो है सुंदर होती है, ऐशो इशरत से की शौकीन होती है, ऐश करने वाली ऐशो इशरत की जो है शौकीन होती है। अगर शुक्र पहले घर में हो और शनि किसी भी तरह से मंदा हो रहा हो, मंदा होना चाहिए, अच्छा नहीं होना चाहिए। अगर शनि किसी भी तरह मंदा हो रहा हो तो पत्नी खूबसूरत होती है, ऐश और इशरत की शौकीन होती है। ये पहले घर का शुक्र का फल है। इसी तरह पहले घर में शुक्र का अर्थ है बलवान होना होता है। शुक्र का अर्थ बलवान होना होता है, और बलवान व्यक्ति लाखों में अलग दिखाई देता है। शुक्र का मतलब बलवान है, बलवान ग्रह होता है, और शुक्र जिसका कुंडली में अच्छा हो, कहीं पर भी हो, तो व्यक्ति लाखों में अपनी पहचान बना लेता है।
शुक्र पहले घर में जिसके होता है उसके स्त्री के विषय में विचारों के प्रवाह जो है चलते रहते हैं। वो लड़कियों के बारे में ही सोचता रहता है, औरतों के बारे में ही सोचता रहता है। पराई जिसके शुक्र लगन में होता है उसको पराई स्त्री का साथ तथा इश्कबाजी की लत होती है। जिसके शुक्र लगन में होता है उसको पराई स्त्री का साथ या इश्कबाजी की लगन होती है। ये मैंने आपको पहले घर के फल बताए। ये पहले घर में रहने से शुक्र का क्या क्या फल है। अब मैं दूसरे घर के शुक्र के फल बताता हूँ कि दूसरे भाव में अगर शुक्र बैठा हो जन्म पत्री के सेकंड हाउस के अंदर, धन स्थान के अंदर, तो क्या परिणाम होंगे, चाहे वो किसी भी राशि का बैठा हो। शुक्र दूसरे घर में जिसके जन्म पत्री में होता है, चाहे वो किसी भी राशि का हो, धन्य होते हुए भी कर्मठ घोर परिश्रम में होता है। पैसा होते हुए भी, धनवान होते हुए भी कर्मठ होता है, कर्मशील रहता है और परिश्रमी होता है और मेहनती होता है। दूसरे घर के शुक्र वाला व्यक्ति कर्मठ और परिश्रमी पाया जाता है। शुक्र दूसरे अशुभ हो, दूसरे भाव में किसी भी तरह से शुक्र अशुभ हो रहा हो और सूर्य भी अशुभ हो तो ग्रह शुभ न हो, और अगर हो तो न के बराबर। सॉरी, ये नहीं है। शुक्र दूसरे अशुभ हो और 9वें और 12वें भाव भी अशुभ हो। शुक्र दूसरा अशुभ हो और 9वां और 12वां भाव, 9 और 12 भाव भी अशुभ हो तो धन चाहे जितना हो इतने से दुखी हो। धन होते हुए भी जहाँ तक दुखी रहेगा। शुक्र जिसके लगन में हो और सेकंड हाउस में हो और 9वां और 12वां भाव खाली हो तो। ये दूसरे शुक्र का फल आ गया। अब मैं आपको जो है तीसरे शुक्र के फल बताता हूं। तीसरे शुक्र वाला व्यक्ति प्रत्येक स्त्री का प्यारा होता है। हर स्त्री उसे प्यार करती है, लव करती है और आशिक मिजाज होता है। और वो खुद भी जो है आशिक मिजाज होता है, उन लड़कियों के चक्कर में पड़ा रहता है। तीसरे शुक्र वाला व्यक्ति प्रत्येक स्त्री का प्यारा होता है, हर स्त्री उसको चाहती है और वो खुद भी जो है आशिक मिजाज होता है, खुद भी उस चक्करों में ही पड़ा रहता है। घर बैठे ही उसे संपूर्ण जानकारी मिलती रहती है रहेगी। तीसरे शुक्र वाले को जो है घर बैठे ही जो है उसको अपनी दिनचर्या के बारे में या सभी चीज़ों के बारे में आसानी से जानकारी मिलती रहेगी। तीसरा शुक्र के अगर किसी के जन्मपत्री में तीसरा शुक्र है तो उसको मृत्यु के समय की जानकारी भी पहले ही मिल जाएगी। उसको आभास हो जाता है कि मृत्यु अपनी कब आ सकती है। वो महसूस करने लग जाता है कि मेरी अब मृत्यु होने वाली है। इसलिए तीसरे शुक्र वाले को मृत्यु का आभास पहले ही हो जाता है। पराई बुरी स्त्री, दूसरी पराई यानी खुद की स्त्री नहीं, पराई स्त्री, और बुरी का मतलब जो कैरेक्टर में लूज हो, और बुरे पुरुष जो अच्छे पुरुष नहीं हो, चरित्र से भी और काम से भी, उनसे लाभ एवं सहायता प्राप्त पहुँचाए, वो लाभ और सहायता पहुँचाएंगे उसको। तीसरे शुक्र वाले को बुरी स्त्री और बुरे पुरुष भी लाभ और सहायता पहुँचाते हैं। जिसके तीसरे घर में शुक्र हो जन्मपत्री में, उसके बुरे पुरुष और बुरे स्त्री भी जो है उस व्यक्ति को जीवन में लाभ पहुँचाते हैं और प्रचुर मात्रा में लाभ लेके जाते हैं।
तीसरे शुक्र वाले पर जातक पर जो है स्त्रियां मन मिटती है। तीसरे शुक्र वाले को जातक जिसके तीसरे का घर में शुक्र हो उस पर स्त्रियां मन मिटती है, यानी बहुत चाहती है उसको स्त्रियां। तीसरे शुक्र वाले की दीवानी औरतें हो जाती है। तीसरे शुक्र वाले की स्त्रियां तीसरे शुक्र वालों पर जो है जिसके तीसरे शुक्र जिस जातक के आदमी के बता रहा हूँ मैं, औरत के भी हो सकता है, ये दोनों ही अवस्था में बराबर है। औरत के भी तीसरा शुक्र हो सकता है, आदमी के तीसरा शुक्र, दोनों का फल वही होगा। तो जिसके तीसरा शुक्र जन्मपत्री में उसमें स्त्रियां मन मिटती है। और तीसरे शुक्र वाले की दीवानी औरतें हो जाती है। और तीसरे शुक्र वाले की जो जिसके तीसरा शुक्र हो उस आदमी की भी औरतें जो है दीवानी हो जाती है, भूत सवार हो जाता है उनको तीसरा शुक्र वाले देखते ही। दिमाग का जो है वो शुक्र का जो सेक्स का जो हार्मोन्स है वो डेवलप हो जाता है अपने आप ही तीसरा शुक्र देखते ही। तीसरा शुक्र वाला क्योंकि हमेशा दूसरी स्त्रियों के साथ प्रेम प्रसंग में पड़ा रहता है, राम लीला जो है लीला चलती रहती है प्रेम प्रसंग की दूसरी स्त्रियों, एक स्त्री के साथ नहीं अनेक स्त्रियों के साथ। तो ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी जो स्वयं की पत्नी होती है धर्म पत्नी उससे दबकर रहता है। उसको डर रहता है कहीं, क्योंकि वो क्रोधी स्वभाव की होती है, वो उसे डांटेगी, वो किसी दूसरे मेहमान को कह देगी, किसी रिश्तेदार को कह देगी तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, इसलिए वो अपनी स्त्री से दबकर रहता है। तीसरे शुक्र वाले को अब अपना भवन निर्माण नहीं करना चाहिए। अगर तीसरे शुक्र वाला व्यक्ति अपना भवन का निर्माण करता है तो वह घर उजड़ जाता है, यानी बुढ़ापे में आते आते उस घर में कोई रहने वाला नहीं बचता। या तो संतानें बाहर बस जाती है, किसी दूसरे प्रदेश में किसी दूसरे देश में बस जाती है, और बूढ़े बूढ़ी रह जाते हैं, वो भी अपने बच्चों के साथ चले जाते हैं और वो घर वीरान पड़ा रहता है। तो तीसरे शुक्र वाले को कभी भी मकान नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर मकान बनाएगा तो आखिरी में 10, 15, 20, 25, 30 साल रह लेगा ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद में वो मकान उजड़ जाता है, उसमें कोई रहने वाला ही नहीं बचता। क्योंकि मियाँ जो बूढ़े बूढ़ी हैं तीसरे शुक्र वाले जो हैं वो तो अपने संतान के साथ चले जाएंगे जहाँ बच्चा नौकरी करेगा, और उस घर में रहने वाला कोई होगा ही नहीं, वो घर उजड़ जाएगा। इसलिए तीसरे शुक्र वाले को कभी भी मकान नहीं बनाना चाहिए। तीसरे शुक्र वाले की एक खास बात यह है कि इसे सभी लोग पसंद करते हैं, जो नापसंद भी करता है ना वो भी पसंद करने लग जाता है। सॉरी, तीसरे शुक्र वाले को सभी लोग जो है वो पसंद करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं उससे, और उसके नज़दीक आना चाहते हैं और उससे संबंध बनाना चाहते हैं। तीसरे शुक्र वाले की खास बात है। अगर शुक्र मंगल तीसरे घर में हो किसी भी जन्मपत्री में, तीसरे घर में अगर शुक्र मंगल साथ हो तो बिगड़ परिश्रम ऐसा जातक भोजन नहीं प्राप्त कर सकता। पैसा होगा भले ही उसके पास, लेकिन उसको परिश्रम करना पड़ेगा। बिगड़ परिश्रम के ऐसा जातक भोजन प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए तीसरे शुक्र मंगल वाले को परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, चाहे पैसा कितना ही हो। बिगड़ परिश्रम के उसको भोजन नसीब नहीं होगा। तीसरे शुक्र वाले का जो है अनेक स्त्रियों से संपर्क स्थापित हो जाता है। कई बार तो तीसरे शुक्र वाला गिनती भूल जाता है कि मैं कितनी लड़कियों से संपर्क कर चुका, उसको गिनती याद नहीं रहती तीसरे शुक्र वाले को। सॉरी, तीसरे शुक्र वाले को स्त्रियों की संख्या याद नहीं रहती कि वो कितनी स्त्रियों के साथ प्रेम प्रणलाप कर चुका, और आगे से आगे बढ़ता ही जाता है बुढ़ापे तक। ये सिलसिला कोई जवानी में खत्म नहीं होता,
बुढ़ापे तक चलता ही रहता है कोई ना कोई कार्यक्रम किसी न किसी स्त्री के साथ। तो कई स्त्रियों से संबंध हो जाते हैं। तो ये मैंने तीसरे शुक्र के फल बताए। अब मैं आपका ध्यान जो है चौथे शुक्र की ओर खींचता हूं कि जिसके चौथे भाव में शुक्र हो। शुक्र बहुत मजेदार प्लेनेट है क्योंकि संसार चलता ही शुक्र से है, सेक्स से। अगर सेक्स नहीं होता तो संतान पैदा ही नहीं होती, और संतान पैदा नहीं होती भाई, अगर सेक्स नहीं होता तो आदमी सेक्स नहीं करता, और सेक्स नहीं करता तो संतान नहीं होती, और संतान नहीं होता तो संसार नहीं चलता। इसलिए शुक्र बड़ा मजेदार प्लेनेट है। चौथे शुक्र वाले को उसे स्त्री के भाग्य में से कोई सहायता नहीं मिलती। जिसके चौथे घर में शुक्र हो, जिस जन्म पत्री के अंदर, चाहे वो किसी भी राशि का बैठा हो, उस व्यक्ति को अपनी स्त्री के भाग्य से किसी भी प्रकार की भाग्य से सहायता नहीं मिलती। यानी स्त्री का भाग्य उसके जीवन में कोई योगदान नहीं दे सकता। स्त्री खुद जो है स्त्री ऐश पसंद करती है, भाग्य से तो कोई योगदान मिलता नहीं ऐसे जातक को। या अगर स्त्री है तो पुरुष से कोई योगदान नहीं मिलेगा, और पुरुष है तो स्त्री से कोई योगदान नहीं मिलेगा। स्त्री स्वयं ऐश करती है। एक ही समय में दो स्त्रियां जीवित होती है और दोनों बैग में हरफल मौला होती है। जिसके चौथे घर में शुक्र हो उसके स्त्री के भाग्य से कुछ नहीं मिलना। स्त्री की जन्मपत्री उसके भाग्य में कोई वृद्धि नहीं कर सकती। और दो बेगे में होती है, यानी दो पत्नियां होती है अक्सर। आजकल का दो का जमाना नहीं है, तो कोई रखेल रख लेता है या कोई प्रेम संबंध बना लेता है तो दूसरी हो जाती है। और दोनों बीवियां ऐश पसंद होती है। दोनों औरतें जो होती है वो ऐश पसंद करने वाली होती है, और दोनों जीवित एक ही समय में दोनों जीवित रहती है। ऐसा नहीं है कि एक मर गई फिर दूसरी बनी, दोनों एक ही समय में जीवित भी रहती है। और दोनों औरतें या दोनों पुरुष जो हैं वो हरफन मोला होते हैं। हरफन मोला एकदम मस्त। जिसके चतुर्थ भाव में जातक की चौथे भाव में जिसके शुक्र होता है उसकी काम अग्नि बहुत तीव्र होती है। चौथे भाव में शुक्र जिसकी होता है उसका सेक्स पावर बहुत ज़्यादा होता है। दो पत्नियों पर भी उसे शांति नहीं मिलती। अगर दो पत्नियां हो, किसी ज़माने में हुआ करती थी, राजा महाराजाओं के ज़माने में दो दो तीन तीन पत्नियां होती थी, तो भी उसे शुक्र का जो है सेक्स की इच्छा इतनी प्रबल होती थी कि उसकी कामना कभी पूरी होती ही नहीं थी। चौथे शुक्र वाले की ये खास बात है कि उसकी काम शक्ति बहुत ज़्यादा तीव्र होती है। दो पत्नियों के रहते भी उसकी काम शक्ति अग्नि शांत नहीं होती। ये चौथे घर का फल आ गया। अब मैं चौथे घर की और फल बताता हूँ। चौथे शुक्र वाले की बहुत सी यात्राएं होती है। यात्राएं बहुत करता है सही जातक, और वो नेक फल देती है, अच्छा फल देती है। चौथे शुक्र वाले की यात्राएं बहुत होती है और वो नेक फल देती है। शादी के 4 साल बाद खूब ऐशो आराम मिल पाएगा। चौथा शुक्र वाला शादी होने के 4 साल बाद जो है अच्छा ऐशो आराम प्राप्त करता है। चौथा शुक्र वाला शादी के 4 साल बाद अच्छा ऐशो आराम प्राप्त करता है। अब मैं जो है 5वें शुक्र की बात करूंगा। जिस जातक की कुंडली में 5वां शुक्र हो, जातक आशिक मिजाज होने के साथ, क्योंकि देखिए शुक्र के साथ सेक्स और आशिक मिजाज जुड़ा हुआ है। सेक्स हरदम जुड़ा हुआ होता है शुक्र के साथ, क्योंकि शुक्र उसका कारक है। मुख्य काम ही उसका वो है।
जहाँ तक आशिक मिजाज होने के साथ देश पर प्राण न्यौछावर करने वाला होगा। पांचवा शुक्र जिसके हो वो आशिक मिजाज तो होगा, पर अपने देश पर जो है प्राण न्यौछावर करने वाला होगा, यानी अपने देश और स्थान से प्रेम करने वाला व्यक्ति होता है। पांचवा शुक्र वाला व्यक्ति जिसके पांचवें भाव में शुक्र हो वो दिन में तो ज्ञान गरिमा के संदेश देगा। दिन के अंदर लोगों को जो है ज्ञान की बातें बताएगा, गरिमा की बातें बताएगा, गंभीर बातें बताएगा, दार्शनिक बातें करेगा। दिन में ज्ञान और गरिमा के संदेश देगा और रात को जो है इसकी दरिया में स्नान करता होगा, यानी रात को इसकी दरिया में डूब जाएगा। रात को पूरा ऐश करता है और दिन को ज्ञान और गरिमा के संदेश देता है, चाहे वो भगवत गीता के दे और चाहे अन्य किसी ज्ञान के दे, चाहे ईश्वर के दे। दिन को तो ज्ञान और गरिमा के संदेश देगा और रात को इसकी दरिया में डूब जाएगा। पांचवें शुक्र वाले को अगर आफत की स्थिति आती है, परेशानी की स्थिति आती है, तो उसको स्त्री से सहानुभूति और सहायता प्राप्त होती है। पांचवें शुक्र वाले को अगर उससे कोई आफत या परेशानी आती है तो स्त्री से सहायता या सहानुभूति प्राप्त होती है। पांचवें शुक्र वाले की स्त्री को चाहिए कि वो जमीन पर नंगे पांव नहीं चले। जिसके पांचवें भाव में शुक्र हो उसकी स्त्री को चाहिए कि चप्पल पर जूते पहन के चलें, जुराब पहन के चलें, नंगे पांव जो है जमीन पर नहीं चलना चाहिए। अब मैं छठे शुक्र की बात करता हूं। छठा शुक्र जिसके होगा काल पुरुष की कुंडली में वो कन्या राशि में हो जाता है और नीच का हो जाता है। छठे में शुक्र जो है काल पुरुष की कुंडली में नीच का हो जाता है और कन्या का होने की वजह से वो नीच का हो जाता है। छठे में जिसका शुक्र हो जिस जातक के, वो स्त्री जाति के बहुत प्रशंसक होता है, स्त्रियों की बहुत प्रशंसा करेगा। किसी भी स्त्री की अगर कोई लड़की मिल गई, कोई औरत मिल गई उसको, तो उसकी तारीफों के पुल बांधेगा, उससे बातें करेगा और उससे ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की कोशिश करेगा, ज़्यादा समय तक बात करने की कोशिश करेगा, उसका ज़्यादा समय लेगा ताकि वो उसकी बातें सुने। तो ऐसा व्यक्ति करता है जिसके छठा शुक्र होता है, वो स्त्रियों का विशेष प्रशंसक होता है, प्रशंसा करता रहता है स्त्रियों की। और वो स्त्रियों के सामने करता है, अन्य किसी के सामने, किसी पुरुष के सामने नहीं करेगा, सिर्फ स्त्रियों के सामने करेगा वो, या महिलाएं होगी तो पुरुष के सामने ही करेगी। महिलाओं का सान्निध्य प्राप्त करने के लिए तारफे को पुल बांधता फिरता है, क्योंकि कन्या का शुक्र होता है इसलिए उसको कोई महिला उसको लिफ्ट देती नहीं है। कन्या का शुक्र छठे भाव में होता है तो उसको कोई औरत, कोई लड़की या औरत जो उसको लिफ्ट नहीं देती, इसलिए वो लड़कियों के प्रशंसा के पुल बांधता फिरता है। उन लड़कियों की तारीफें करेगा, उनकी बड़ाइयाँ करेगा, उनसे बात करने की कोशिश करेगा, उनकी चर्चाएं करेगा। ये छठे भाव के कन्या के शुक्र का फल है काल पुरुष की कुंडली में। छठे भाव में शुक्र हो तो वो दो लड़कियों के जो सान्निध्य में मतलब साथ प्राप्त करके और उनकी तारीफों के पुल बांधता है। तुम ऐसी हो, तुम अच्छी हो, तुम स्मृत लगती हो, तुम मेहनती हो, तुम काम बहुत अच्छा करती हो, वगैरह वगैरह, तुम पढ़ाई अच्छी की है, मतलब बहुत सी बातें गिना देगा। ज़बरदस्ती प्रशंसा के पुल बांधता रहेगा, क्योंकि उसको क्या है कि लड़की से प्यार चाहिए और वो मिल नहीं पाता, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में छठा घर कन्या राशि का है, वो नीच का हो जाता है शुक्र। छठे शुक्र के बुरा होने की हालत में जहाँ तक आशिक मिजाज होता है, परंतु पर स्त्री का संग उसे नहीं मिलता। जहाँ तक आशिक मिजाज तो होता है, छठा शुक्र वाला आशिक मिजाज होगा, स्त्रियों के पीछे घूमता होगा, आशिकी करता होगा, लेकिन फिर भी उसको स्त्रियां नहीं मिलती, लड़की नहीं मिलती या औरत नहीं मिलती। या अगर औरत है तो उसको आदमी नहीं मिलता, तो उसके प्रशंसा के पुल
बांधता फिरता है तो भी उसको जो है औरत प्राप्त नहीं होती। छठा शुक्र वाला अधिकतर देखा गया है कि पढ़ाई छोड़ देता है। छठे शुक्र वाले की विद्या में रुकावट आती है, ब्रेक आता है। एजुकेशन में छठा जिसके शुक्र हो उसके एजुकेशन में ब्रेक आता है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में कन्या राशि होती है, वो नीच की हो जाती है वहाँ पे। तो कन्या राशि नीच की होने से बुध खराब हो गया एक तरह से, और एजुकेशन में ब्रेक देता है। छठे शुक्र वाला आशिकी तो करता है, लड़कियों की प्रशंसा के पुल भी बांधता है, लेकिन काम शक्ति क्षीण होती है उसकी, काम शक्ति ज़्यादा तीव्र नहीं होती उसकी, काम शक्ति एकदम कमज़ोर होती है उसकी, यानी सेक्स पावर उसका कमज़ोर होता है। अगर सातवें भाव घर में कोई शत्रु हो तो लड़ाई झगड़ा बना रहता है। अगर छठा शुक्र हो और सातवें घर में शुक्र का कोई शत्रु बैठा हो, सातवें घर में, छठे घर में शुक्र हो और सातवें घर में शुक्र का कोई शत्रु बैठा हो, तो आदमी जो है अपनी औरत से या औरत अपने आदमी से लड़ाई झगड़ा करती रहती है। एक बात रह गई थी कि दूसरे शुक्र वाला व्यक्ति जो है, जिसके दूसरे भाव में शुक्र हो, वो केवल दूसरों की यदि यदि केवल दूसरों की बजाय सिर्फ ईश्वर पर ही भरोसा करे, दूसरे जिसके शुक्र है वो अगर ईश्वर पर पूरा भरोसा करे दूसरे पे भरोसा करने की बजाय, तो उसकी हर कमी पूरी होगी। अगर दूसरा शुक्र वाला व्यक्ति आदमियों पे, अन्य आदमियों पे भरोसा करने की बजाय ईश्वर पे भरोसा करे, ईश्वर से ही मांगे, तो उसे हर इच्छा उसकी ईश्वर जो है पूरी करता है। ये दूसरे घर का शुक्र का फल है अलग से। मैंने बता चुका पहले ही कि लगन में शुक्र वाले को दिन के उजाले में अपनी पत्नी से नहीं बोलना चाहिए। दिन के उजाले में, जिसके लगन में शुक्र हो उसको दिन के उजाले में अपनी पत्नी से नहीं बोलना चाहिए, वरना पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। कुछ चौथे शुक्र की बातें रह गई। चौथे घर में शुक्र के समय जब खाना नंबर 2 और 7 खाली हो, चौथे घर में शुक्र हो और खाना नंबर 2 और 7वां दोनों कालपुरुष की कुंडली में शुक्र के ही होते हैं, किसी दूसरे ग्रह के साथ ग्रह न हो रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति की औरतें एक ही वक्त में 2 जिंदा होगी। तो ऐसे व्यक्ति की जो औरत होगी वो एक ही वक्त में 2 औरतें जिंदा होगी, और फिर भी औलाद की मुश्किल होगी, बल्कि एक मरतबा उसकी औलाद होती ही नहीं। चौथे शुक्र वाले के 2 और 7 अगर खाली हो, कोई ग्रह नहीं बैठा हो, तो एक समय 2 औरतें होगी, और 2 औरतें रहते हुए भी ऐसे आदमी की संतान नहीं होती, संतान ही नहीं रहता है। इसी तरह चौथे घर वाला, अगर चौथे घर वाले को शुक्र को चंद्रमा 7 में हो या चंद्रमा की दृष्टि हो, चौथे शुक्र वाले को चंद्रमा 7 हो या चंद्रमा की दृष्टि हो, तो ऐसा व्यक्ति निर्धन नहीं होगा। चौथा घर का शुक्र हो, चंद्रमा 7 हो या चंद्रमा की दृष्टि हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है निर्धन होता है, उसके पास पैसे की जो है कमी रहती है। शुक्र 4 के समय यदि बुध छठा हो, छठा बुध उच्च का हो गया, शुक्र चाहता हो और छठा बुध उच्च का हो, तो मंदा हो या चंद्र मंदा हो, बुध मंदा हो या चंद्र मंदा हो,
तो शुक्र का फल यानी व्यक्ति की पत्नी का फल मंदा होगा। उसकी औरत मर्द खानदान के लिए मनुष्य या अशुभ ही होगी। उसकी औरत जो है खानदान के लिए मनुष्य या अशुभ ही होगी। मैं पिछले चैप्टर में मंगल का बता रहा था। मंगल की एक बात रह गई थी कि जिसके सातवें घर में मंगल होता है ना, जिसके सातवें घर में मंगल हो, किसी भी राशि का हो, मंगल सातवें घर वाला व्यक्ति या तो बहुत अमीर होगा या बहुत गरीब होगा। बीच की स्थिति नहीं होती उसकी कभी भी। या तो वो अमीर बनेगा या गरीब बनेगा, बीच की स्थिति नहीं होगी। बस सामान्य स्थिति नहीं चलेगी उसकी। या तो अमीर ही बनेगा तो करोड़पति बन जाएगा, और गरीब बनेगा तो बस रोटी खाने पीने जितने पैसे रहेंगे बस। मध्यम स्थिति नहीं होगी, सामान्य स्थिति, बीच की स्थिति नहीं रहेगी। और जिसके सातवें भाव में मंगल हो वो राजसी परिवार से संबंधित होता है, यानी उसका बाप दादा किसी रईस परिवार से संबंधित होते हैं। जिसके सातवें भाव में मंगल होता है वो राजसी परिवार से संबंधित होता है। उसके बाप दादा नामी और धनी होते हैं। बाप दादा नामी और धनी व्यक्ति होते हैं। पिता भी जो है अच्छी सर्विस करता है, नामी और धनी होता है, या अच्छा धंधा करता है, नामी और धनी होता है। लेकिन उसकी खुद की आदत अच्छी भी हो सकती है और बिल्कुल बेकार भी हो सकती है, बीच की नहीं होगी। ये सातवें घर का मंगल का फल बताया मैंने, जो पिछले बताना मैं भूल गया था। तो इस तरह से मैंने 1 से लेकर के 6 भाव तक के जो है शुक्र के फल बताए हैं। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी शुक्र को पत्नी मानती है और मंगल को पति। वो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी अपनी जगह बिल्कुल सही है, और प्रिडिक्शन करते हैं जब हम पति पत्नी मान के शुक्र और मंगल को, तो वो एकदम एक्यूरेट उतरता है, सही जाता है। इसी तरह वो सटीक बैठता है एकदम। जैमिनी ज्योतिष में पति पत्नी का कारक केवल शुक्र को ही माना गया है। नरसंगी कारक जो है, स्त्री कारक जो है पति पत्नी का, जैमिनी ज्योतिष में शुक्र को ही माना गया है। चर कारक तो कोई भी हो सकता है। जो दारा कारक होगा वो चर कारक बन जाएगा, पति पत्नी का कारक बन जाएगा। लेकिन स्त्री कारक जो है वो शुक्र ही होगा जैमिनी एस्ट्रोलॉजी में। पराशर में भी पति पत्नी का मुख्य शुक्र को ही माना है। पति के लिए पत्नी, पति और पति के लिए पत्नी, शुक्र को महत्व दिया है पराशर ने भी, जो वो भी अपनी जगह ठीक उतरता है। लाल किताब में शुक्र को पति और पत्नी का कारक माना है, जो एकदम ठीक बैठता है। लाल किताब भी शुक्र को ही जो है पति पत्नी का कारक मानती है। सिर्फ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी ही मंगल को जो है पति का कारक मानती है, लेकिन वो भी सही उतरता है। तो पराशर, जैमिनी, नाड़ी और लाल किताब, चारों मेथड आने चाहिए आदमी को, जब जाके सही ज्योतिषी बन सकता है। पराशर, जैमिनी, नाड़ी और लाल किताब, चारों मेथड सीखने चाहिए। एक दिन की विद्या नहीं है, साल 2 साल में आती है और मेहनत करने पर आती है। कोई समझे किताब पढ़ ली हो गई पूरी, अब मैं प्रेडिक्शन कर सकता हूँ, संभव नहीं है। एक किताब को 10-10, 15-15 बार पढ़ना पड़ता है और हजारों किताबें पढ़नी पड़ती है। और चारों मेथड, पराशर, जैमिनी, नाड़ी और लाल किताब, चारों मेथड जानना चाहिए। कोई भी पंडित अगर पराशर ही जानता है केवल, तो वो ज्योतिषी नहीं है। एक मेथड जानने वाला व्यक्ति ज्योतिष पद्धति का पराशर, जैमिनी, लाल किताब, नाड़ी, पराशर, जैमिनी, नाड़ी, लाल किताब, चारों मेथड जानने वाले ही ज्योतिषी हो सकता है।
अगर कोई चारों मेथड में से एक मेथड भी नहीं जानता, या एक मेथड नहीं जानता है और 3 मेथड नहीं जानता, तो ज्योतिष नहीं है। क्योंकि कुछ बातें एक मेथड में पकड़ में आती है, किसी में कुछ बातें दूसरे मेथड से पकड़ में आती है, कुछ बातें तीसरे मेथड से पकड़ में आती है, कुछ बातें चौथे मेथड से पकड़ में आती है। एक मेथड से कभी भी कोई बात पकड़ में आती ही नहीं। इसलिए पाराशर, जैमिनी, नाड़ी और लाल किताब, चारों किताबें जो पद्धतियां जानता है अच्छी तरह, 10-15 साल उसने अध्ययन किया है, वही पक्का ज्योतिषी हो सकता है। वरना पराशर पद्धति जानने वाले जो पंडित होते हैं ना, वो आपको पूजा पाठ बता देंगे, 50 हज़ार का, 25-30 हज़ार का, 40-50 हज़ार का खर्चा बता देंगे और आपसे ठगी कर लेंगे और अपना घर बना लेंगे, और कुछ नहीं करते वो। मैं विदेशों की कुंडलियां देखता हूं, अफ्रीका वाला अपने भगवान को नहीं मानता, उसके भगवान दूसरे हैं। ऑस्ट्रिया वाला दूसरे भगवान को मानता है, यूएसए, यूरोप में दूसरे भगवान माने जाते हैं। इसलिए जो पंडित लोग जो करवाते हैं पराशर पद्धति थोड़ी बहुत सीख करके और हवन यज्ञ पाठ पूजा करवा के लोगों को ठगते हैं, वो एकदम गलत करते हैं, उनके ठगने में नहीं आए। साथियों, आज इतना ही काफ़ी। अगला सेशन जो है 7 से लेकर के 12 तक मैं शुक्र का ही दूंगा, दूसरा पार्ट। आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। सप्तऋषि की तरफ से सभी लोगों का मेरा स्नेह और प्यार। नमस्कार।